गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान की नई वर्कशीट। आज 7 अगस्त 2021 दिन शनिवार है। हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान भूगोल में आज आपसे बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर की। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी को समझना बहुत आसान नहीं है। इसलिए पृथ्वी को समझने के लिए इसका एक छोटा सा रूप बनाया गया है जिसे ग्लोब कहते हैं। यह पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है विषुवत रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दूसरा है अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं हैं। अगला है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। इस स्थान से गुजरने वाली एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष से 360 डिग्री घूमती है तथा 1 घंटे में 15 अंश तथा 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 अंश, उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ठीक है ना बच्चों? तो इस वर्कशीट से संबंधित आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? तो उत्तर भी दिया है, ग्लोब पृथ्वी के एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप को कहते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? विषुवत रेखा। ठीक है ना बच्चों? तो अब आपके लिए एक गतिविधि है, एक्टिविटी जो आपको जरूर करनी है। एक ग्लोब का चित्र बनाओ, उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को दर्शाओ। ठीक है ना बच्चों? ओके। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल में आज का विषय है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अंदर और बाहर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह है। जिस प्रकार प्याज में कई परतें होती हैं, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अनेक परतों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें हम लोग रहते हैं उसे परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है जो 35 किलोमीटर मोटी है। देखिए बच्चों, सबसे पतली परत है और मोटाई उसकी 35 किलोमीटर है। यह सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इस परत के नीचे की परत को मेंटल परत कहते हैं जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है, जिसकी मोटाई इतनी है, देखो, लगभग 3000 किलोमीटर। सबसे अंदर की परत को क्रोड कहते हैं और इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी है तथा इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च रहता है, इसलिए यहाँ खनिज पदार्थ पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है। अब करते हैं बात शैल एवं खनिज की। हमारी भूमि जिन चीजों से मिलकर बनी है उसे शैल कहते हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, खनिज आदि। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शैल,
अवसादी शैल और कायांतरित शैल। अब बात करते हैं आग्नेय शैल की। ज्वालामुखी से निकलने वाले द्रवित मैग्ना ठंडा होकर ठोस हो जाता है। शैल, इसे लावा भी कहते हैं। लावा से बने शैल आग्नेय शैल कहलाते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल जैसे ग्रेनाइट, बहिर्भेदी आग्नेय शैल जैसे बेसाल्ट। ठीक है, पहले था आग्नेय शैल, अब दूसरा है अवसादी शैल। तो अवसादी शैल के बारे में बात करते हैं। शैल के चूर्ण या कण हवा व जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जमा होते हैं तो यह दबकर कठोर हो जाते हैं और परत के रूप में बन जाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। ठीक है ना। अब तीसरा है कायांतरित शैल। कभी कभी अधिक गर्मी व दबाव के कारण आग्नेय व अवसादी शैलों का रूप परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से रूप परिवर्तन के कारण बने हुए शैल को कायांतरित या रूपांतरित शैल कहते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी का स्लेट में बदलना, चूना पत्थर का रूप परिवर्तन होकर संगमरमर में बदलना आदि। ठीक है ना। तो अब आपके लिए प्रश्न है, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, नाम लिखिए। पृथ्वी की 3 परतें हैं, परपटी, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह परपटी सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। इसके बाद शैल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। कायांतरित या रूपांतरित शैल किसे कहते हैं? अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के रूप परिवर्तन के कारण बने हुए शैलों को कायांतरित या रूपांतरित शैल कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान भूगोल में आज का जो टॉपिक है वो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब आइए जानते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग आवास, कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण हेतु वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों के विनियमितीकरण उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि सुधारात्मक तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद मृदा, पृथ्वी के कुछ पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की परत पतली मृदा जो होती है कहलाती है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई होती है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु के कारण पदार्थों की भूमिका, स्थलीकरण और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है। महासागरों का जल लवणीय है जो उपयोग के उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसलिए यह मनुष्य की पहुंच से बाहर केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव प्रयोग में लाया जाता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण हमको कैसे करना है, आओ उस पर बात करते हैं। जल का अतिउपयोग एवं प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अपने छत पर वर्षा के जल को एकत्रित करके इस जल का संग्रह किया जा सकता है।
जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों की सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप एवं टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। तो ठीक बच्चों, अब प्रश्न उत्तर हैं। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो अभी आपको बताया है, ये उत्तर भी लिखा है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण बताइए, ये यहाँ पर दिया है, ऊपर भी बताया है। विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु जनसंख्या का असमान वितरण क्यों पाया जाता है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई, ये प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है। तो अब इसके अलावा आपके लिए जो वर्कशीट में काम है वो इस तरह से है। निम्न प्रश्नों को छात्र स्वयं हल करें। निम्नलिखित का मिलान करिए। क और ख दिया है, 4 यहाँ प्रश्न हैं और इनके यहाँ पर उत्तर मिलान के रूप में आपको मिलाने हैं। फिर अगले प्रश्न हैं, जल संसाधन को संरक्षित करने के उपाय बताओ। मृदा निर्माण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? भूस्खलन को रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताओ। तो ठीक है ना बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।